This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण कृष्ण द्वितीया दिनांक 5 ऑगस्ट 2020 शरद संहिता सूत्रस्थान अध्याय 25 अग्रसंग्रह वैद्यसमूहो निस्संशयकरणः शंखं चक्रं जलपान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अनिर्देशः अनिर्वेदो वार्तलक्षणानां। तो वार्त आयुर्वेदः इति टीकाकारैः स्पष्टीकृतम्। अनिर्वेद इत्यस्य स्पष्टीकरणं तत्र नास्ति केनचित् यः प्रकाशितम् इति। काय अनिर्वेदचा अर्थ काय सांगितला होता? संशय नसणे, संशयराहित्यम् अयमेकः तत्र अर्थः गिरवाण्डवकोशे प्रकटितोऽस्ति। किन्तु आयुर्वेदोमृतानां ये भी एक अग्र संग्रह है और उसमें भी आयुर्वेद अमृत में श्रेष्ठ इस प्रकार का है, तो उन सभी के बारे में सोचना है। निर्वेद से अर्थ दिलेला आहे नाही, वेगळं दिलं ना, क्रांति का अभाव, निराशा का अभाव, स्वावलंबन, साहस को कहते हैं पिवळ्याच्या खाली। क्लांति का अभाव, निराशा का अभाव, स्वावलंबन, साहस को कहते हैं। अजीब है थोड़ा सा। निराशा का अभाव ये थोड़ा सा ले सकते हैं। और वार्ता ये शब्द पहली बार मैंने सुना है आयुर्वेद के लिए इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो निराशा का अभाव या क्लांति का अभाव ये थोड़ा सा ले सकते हैं। क्लांति क्लांति क्लांत होना, इस प्रकार क्लम होना। वार्तलक्षणानां, अनिर्वेदो वार्तलक्षणानां, ये थोड़ा सा बाद में देखना ही पड़ेगा। मुझे भी लक्षण नहीं है। वार्ताचं लक्षण आहे। वार्ता म्हणजे आयुर्वेद असं याने केलं। तो मुझे भी थोड़ा इसके बारे में संदेह है कि इसका सही अर्थ क्या है इस प्रकार से। वैद्य समूह निस्संशय कराना, ये भी एक अहम चीज है। एक वैद्य किस तरीके से सोचता है तो दूसरा किसी और तरीके से सोच सकता है। और फिर ऐसी अवस्था में वैद्य समूह अगर इकट्ठा हो जाए
तो शायद ये बात हो सकती है कि वार्त नपुंसकलिंग रोग निर्मुक्त वात निरामय कल्य। ओके, सो वार्त का मतलब है रोग विमुक्त होना, और अनिर्वेद रोगारि अगतंकारो भिषक वैद्यो चिकित्सको वार्तो निरामय कल्य उल्लाघो निर्गतो गता। ये कहाँ से श्लोक लिया है? रोगारि अगतंकारो भिषक वैद्यो चिकित्सके वार्तो निरामया कल्या उल्लाघो निर्गतो गदा। शायद अमरकोश से होगा। तो निरामय है, और वार्त लक्षणानाम अनिर्वेद निराशा न होना, ये वार्त लक्षण में सबसे श्रेष्ठ है। वार्त शब्द स्त्रीचा आहे, एक प्रकार आहे, यावरून काही वार्त षंड वार्त षंड स्त्रीचा एक प्रकार आहे, यावरून काही अर्थ लागेल का? वृत्तिरस्त्यस्य इति प्रज्ञाश्चावृत्तिभ्यो नः निरामयः इति अमरः। वृत्तिशाली इति अजयपालः। वृत्तिशाली, वृत्ति का शीलन करने वाला, एपीपी अमरकोश। तो निरामय अगर ले लेंगे तो जो निरामय व्यक्ति, निरामय होने में निराशा नहीं होना, निर्वेद। ठीक है, जीएसवीसी ग्रुप में ये सब डालो, तो एक बार सभी संदर्भ सामने आ जाए तो शायद प्रज्ञा श्रद्धाचार वृत्तिभ्यो नः, ये तो न, ये जो तद्धित का प्रत्यय है वो कहाँ पे होता है? वृत्तक से वार्त, इस प्रकार का हो गया, वृद्धि हो गई। अचयनीति सूत्र है, तो उससे पहले स्वर की वृद्धि होती है, तो वृत्त का वार्त इस प्रकार का हो जाता है, उसके लिए वो सूत्र है। लेकिन उसका संबंध नहीं। निरामय, ये बात ठीक है। वृत्तिशाली, ये भी ठीक है। तो वैद्य समूह निसंशय कराना, पहले जमाने में भी ऐसा होता था कि अगर कोई सधन व्यक्ति है, राजा वगैरह इस प्रकार के है, तो केवल एक वैद्य को न रखते हुए बहुत सारे वैद्यों को साथ में रखते थे, या पर्टिकुलरली क्रिटिकल कंडीशन अगर है तो एक से परामर्श करने के बजाय बहुत लोगों से परामर्श करवाते थे। तो शायद ये बात बन जाती, और जो मुद्दा किसी एक वैद्य से छूट गया हो वो दूसरे से प्राप्त हो जाता है, तो निसंशय हो जाता है इस प्रकार से। और ये अग्रसंग्रह एक प्रकार का बतलाया गया। अभी भी जब बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लिया जाता है, अभी मॉडर्न साइंसेस में अस्पताल में दाखिल करते हैं, तो हर एक का स्पेशलिस्ट अलग अलग है। डायबिटीज है तो उसका स्पेशलिस्ट आएगा, हार्ट का है तो कार्डियक स्पेशलिस्ट आएगा, यूरिनरी का कुछ है तो उसका नेफ्रोलॉजिस्ट आ जाएगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और अपने अपने तरीके से जो उनका मत है, उनके हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो बताते जाएंगे। लेकिन इन सभी के ऊपर एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा वैद्य होना चाहिए कि जो सभी चीजों का वास्तव में निर्णय कर सके, उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसके बारे में कर सके, वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। कोलटकर सर ने एक केस बताई थी कि ऐसा ही कुछ श्रीमान आदमी था,
और उसका कुछ डायग्नोसिस हो नहीं रहा था, तो उन्होंने इस प्रकार का वैद्य समूह निश्चित किया कि ये सब मिलकर मेरी परीक्षा करें। तो जिसको जिस तरीके से परीक्षा करनी थी उसने उस तरीके से परीक्षा कर ली, और वो सब इकट्ठा हुए, और फिर किसकी क्या राय है इसके बारे में उनमें चर्चा शुरू हुई। तो उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया कि ऐसा ऐसा करना है, इस प्रकार से आगे जाना है। तो फिर एक व्यक्ति के ध्यान में बात आई कि एक वैद्य उसमें से कुछ भी बोले नहीं थे, वो ऐसे ही बैठे थे। तो उनसे पूछा गया कि आपकी राय क्या है, आपने कुछ भी सुझाव नहीं दिया। तो वो बोले कि नहीं, आपने सब डिसाइड किया है तो करो, मुझे कोई उसमें दखलंदाजी नहीं देनी है। तो सभी ने जिक्र किया, नहीं नहीं आप ही बताइए आपकी राय क्या है। वो बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर अंततः उन्होंने बोला कि ठीक है, 4 दिन के बाद मैं मेरी राय दे दूंगा। तो सबने कहा ठीक है, 4 दिन के सही, तो 4 दिन के बाद लेकिन आपको बताना है। और तीसरे ही दिन मृत्यु हो गई। तो फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे मालूम था ये देने वाली नहीं है, और मैं मरण बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। अभी ये एक अलग चीज है कि रुग्ण को मरण बताना है नहीं बताना है, ये अलग चीज है। लेकिन वैद्यों में वो बताते, मुझे नहीं लगता है कि 3 दिन से आगे जिएगा ही नहीं। तो फिर शायद कुछ दूसरा परिणाम हो सकता था। लेकिन उन्होंने उस समय में क्या सोचा मालूम नहीं, कदाचित ये बात छिपी नहीं रहेगी, ऐसा भी सोचा होगा। और ये सब मूर्ख है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जीने वाला ही नहीं है, ये भी बात ध्यान में हो सकती है। लेकिन इस प्रकार का वैद्य समूह निसंशय कर हो सकता है अगर वो अपना मुंह खोलते और बताते कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई चिकित्सा का अवसर है ही नहीं और ये 3 दिन में चल बसने वाला है, तो शायद कुछ बात अलग इस प्रकार की होती। तो वैद्य समूह इस प्रकार का होना ये अहम चीज है। विषयातला जो असेल त्यांनी त्या त्या याच्याप्रमाणे केसची शक्यता केला असता. असं एकूण मग त्याचं कन्फ्युजन चांगलं आहे केस स्टडी. पौधार में अंतर कर सर इस प्रकार के करते रहते थे, केस स्टडीज करते रहते थे, अपने अपने में डिस्कशंस करते रहते थे। तो ये भी एक अहम चीज है। आरोग्य के लक्षण में आत्मविश्वास असे हिंदी कुशवाह टीकेमध्ये दिले आहे। आत्मविश्वास एक अहम चीज है कि आरोग्य के लक्षण में वार्त ये अगर निरामय है तो आत्मविश्वास उसमें सबसे अहम चीज इस प्रकार की है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अगर करते रहेंगे, हमने भी बीच में शुरू किया था, वो टिका नहीं है कि खासकर रविवार की जो पीढ़ी होती थी, पहले और तीसरे रविवार को क्लिनिक, सदाशिवपेट वाले क्लिनिक, तो उस समय सभी विद्यार्थी रहते, हाँ बाकी हर रोज सभी नहीं रहते। तो उस दिन या उस 2 हफ्ते में जो भी मरीज नए आए हैं उनके बारे में मैं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता था कि तुम उसके बारे में बताओ। कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या हो सकता है, दोष दूष्य क्या हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और अंततः मैं अपनी राय देता था, ये मेडिसिन किस लिए इस्तेमाल की है वगैरह वगैरह बारे में। लेकिन ये तद्वितीय संभाषा ज्यादा है नहीं इस प्रकार से, लेकिन फिर भी चर्चा है और उससे लाभ होता है, ऐसा है। वेणुगोपाल शास्त्री जी का ये कहना था, तद्वितीय है कहाँ। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके जैसा वैद्य ही नहीं था जिसने इतना अध्ययन किया है और जिनकी इतनी प्रैक्टिस है इस प्रकार से। तो अगर तद्विद्य है ही नहीं तो संभाषा कैसे करेंगे। तद्विद्य संभाषा ये होने के लिए उतने ही उत्तम उत्तम वैद्य होने चाहिए,
और फिर उनमें आपस में चर्चा होनी चाहिए, संधाय संभाषण होनी चाहिए, आयुर्वेद के हित में, रुग्ण के हित में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि अहंकार जागृत हो जाता है और फिर इस प्रकार की संभाषा नहीं होती है। तो ये एक अहम चीज रहेगी। जबकि इस प्रकार के वैद्यों की संख्या बढ़ेगी तभी ये वैद्य समूह निसंशय कराना इस प्रकार की स्थिति आ पाएगी। अभी वहाँ विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में इस पे बारे में चर्चाएं चलती रहती है। वो बहुत ऊपर ऊपर वाली चर्चा ज्यादा रहती है। ऐसा है, एक तो आयुर्वेद की दृष्टि से पूरी केस को देखना ये होता नहीं है। कुछ एलोपैथी का डायग्नोसिस लेके कुछ सिम्टम्स या कुछ पिक्चर्स दिखा के इसके बारे में आयुर्वेद में क्या करेंगे, ऐसे ही सवाल ज्यादा रहते हैं और कोई ना कोई उसका जवाब देता रहता है। कुछ लोगों को फायदा होता भी है, लेकिन मूल रूप से रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाति भी ये सभी निदान पंचक से निदान करना, ये जो आयुर्वेद की खासियत है उसमें छूट जाती है। तो कुछ न करने से ये बेहतर है, लेकिन उससे भी बेहतर अगर पूरी के सामने हो तो उसके बारे में डिस्कस करना ज्यादा बेहतर, उसके बारे में डिस्कस करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। तो मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता है वैद्य समूह निसंशय कराना, और खास करके हमारे मन में कोई संदेह इस प्रकार का न हो कि ये ऐसा है वैसा है, सामावस्था है निरामावस्था है वगैरह वगैरह के बारे में। लेकिन इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो भूल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। योगो वैद्य गुणाना, हाँ, वैद्य गुणों में योग ये सबसे श्रेष्ठ है। अब इस योग का अर्थ क्या है? योग यानी कि जुड़ना एक दूसरे से, या फिर संयोग जिस अर्थ में लिया जाता है, दो वस्तुएं इकट्ठा लाना, जो आहार विधि विशेषायतन के बारे में, संयोग के बारे में कहा गया है कि बहुनाम द्वयोः बहुनाम वा द्रव्याणां सम्मुति भावः स विशेषम् आरभते यन्न एकैकशः द्रव्याणि आरभन्ते। कि द्रव्यों का जो संयोग करना है वो भली भांति करना है, और उसमें खासियत है इस प्रकार से। तो वो विशेष का आरंभ कर देता है और जो एक एक द्रव्य नहीं करता है। तो दूध और फल का संयोग, दूध और दही का संयोग वगैरह वगैरह जो ग्रंथ में बताए गए वो विरुद्ध इस प्रकार के संयोग बताए गए हैं। और फिर भी इस प्रकार से संस्कार विरुद्ध संयोग विरुद्ध का भी उपयोग ग्रंथ में दिया गया है। तो इनके बारे में हमें सोचना है। मुनिरे वही जाना थी द्रव्य संयोग अजम फलम, सुश्रुत में वचन आया है कि द्रव्य संयोग का फल मुनि ही जान सकता है। फणसलकर जी की एक खासियत थी कि जो संयोग बनाते थे वो बहुत सोच विचार करके संयोग बनाते थे। मुझे याद है मैं लास्ट ईयर में था और किसी एक मरीज को कुछ काढ़ा लिख के देना था, और वो उसके बारे में 2 दिन तक विचार करते थे। द्रव्य ऐसे थे, सुंठ धमासा वगैरह इस प्रकार के द्रव्य थे, और फिर सौंठ कितनी डालनी है। जनरली वो 3 ग्राम हर चीज को लेते थे, लेकिन सौंठ 1 या 1.5 ग्राम ही लेते थे काढ़ा बनाते समय। और मैं अचरज में था कि ये इतना क्यों सोच रहे हैं, एक काढ़ा लिखने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं इस प्रकार से।
लेकिन जिन जिन लोगों को उन्होंने काढ़ा लिख के दिया था वो उनके देहांत के पश्चात 30-30, 40-40 वर्ष तक वो वही काढ़ा लेते रहते। कुछ भी उनको तकलीफ हो जाती तो वो काढ़ा ले लेते और ठीक हो जाते। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अन्ना से पटवर्धन के 500 काढ़े, इसकी किताब तो पब्लिश्ड है। इस प्रकार से तो केवल काढ़ों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार की ट्रीटमेंट हो सकती है, और उसमें जो संयोग है वो विशेष इस प्रकार के संयोग है। वेलणकर मैडम जो कोलटकर सर की बहन थी, उनके पास एक कैंसर का मरीज आया। उन्होंने एक काढ़ा लिख कर दिया ऐसे ही बनाने के लिए। उससे फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने उस मरीज को कोलटकर सर के पास रेफर किया। कोलटकर सर ने भी एक काढ़ा लिख के दिया। वो दोनों फणसड़ करके छात्र रहे। दोनों में 5 औषध कॉमन थे। एक औषध इनका अलग था और कोलटकर सर का अलग था। और वो जब कोलटकर सर का काढ़ा शुरू हुआ तो उसको रिलीफ मिलने लगा। तो 5 द्रव्य कॉमन होने के बावजूद भी केवल एक द्रव्य से ऐसा फर्क पड़ सकता है, ये भी एक अहम चीज है। दूसरा भी एक मैंने आज भी उदाहरण सुना था। एक अग्रवाल समाज के धर्मगुरु मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे लोनावाला से, और उन्होंने एक कथा सुनाई थी। कि ऐसे ही कोई वैद्य थे, उनका एक छात्र था और कुछ 30-40 द्रव्यों का काढ़ा बनाना था और फिर उसका आगे कुछ औषध बनाना था। तो उसने छात्र से कहा कि सब संभार इकट्ठा किया है ना, सभी चीजें लाई है ना? तो बोला हाँ। बोले ठीक है, काढ़ा करने के लिए रख दो। काढ़ा आरंभ हुआ। 1 घंटे के बाद छात्रों को ध्यान में आया कि कुछ एक द्रव्य उसने अलग जगह पे रखा था और वो उसमें डालना था, लेकिन वो भूल गया। तो उसने जाकर गुरु को बता दिया कि मेरे से एक भूल हो गई है कि ये मैंने वहां पे अलग रखा था और वो काढ़े में डालना था एक्चुअली, लेकिन मैं भूल गया। और वो वहीं पे पड़ा है और काढ़ा तो 1 घंटा हो गया है। तो बोले ठीक है, सब फेंक दो, फिर से सब संभार इकट्ठा करो और फिर से काढ़ा बनाओ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतने जागरूक रहते हैं औषध निर्माण में, तो निश्चित हमारी दवाइयां काम करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। दातार गुरु जी भी उसके लिए काफी मशहूर मशहूर थे कि उसी तरीके से औषध बनाना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है उसमें। इस प्रकार से कोयला रखना है, वो 6 ही कोयले रखने हैं, इस प्रकार से रखने हैं। वो सिगड़ी के ऊपर कर बनाते थे, तो उसके बारे में भी वो पर्टिकुलर थे कि ऐसा ही करना है इस प्रकार से। तो एक अहम चीज रहेगी। और वैसे योग का और क्या मतलब यहाँ पे हो सकता है? औषधियों का संयोग ये एक होगा इस प्रकार का, लेकिन योग उसका होना चाहे, ये भी हम भी ऐसा भी सोच सकते हैं कि अच्छे गुरु मिल जाना ये भी एक योग है। योगा योग जिसको कहते हैं कि सदगुरु आश्रय, ये भी एक सिद्धि का कारण बताया गया है। तो ऐसे भले गुरु अगर मिलते हैं तो उसका योग उस प्रकार का रहेगा। तो वैद्य गुणों में वो सबसे अहम इस प्रकार का है। बताना मुश्किल है, इसमें कुछ किया है क्या, हिंदी में किया क्या है या टीकाकार ने कुछ किया है क्या, ये देखेंगे। लेकिन वैदिक गुणों में ये श्रेष्ठ इस प्रकार का बताया गया है। विज्ञानम औषधि नाम, औषधियों में विज्ञान ये जो है सबसे अहम है। तो शास्त्र ज्ञान, विज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान इस प्रकार का कहते हैं। औषधि नाम रूपाभ्याम जानते ही है, अविपाश्चैव गोपाश्चैव चान्य वनवासी। नाम और रूप इनके द्वारा आदिवासी गोप वगैरह जो है वो वनस्पतियों को जानते हैं। न नाम मात्र दयाण
मात्र ज्ञानेन रूपमात्रेण वा पुनः औषधीनां परां प्राप्तिं कश्चित् वेदितुमर्हति। केवल नाम और रूप से कुछ नहीं होता, उसकी जो सभी विशेषताएं हैं वो नहीं समझ पाएगा। और जो उस प्रकार के पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, हर व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग किस प्रकार का करना है, ये जो जानता है सदनीय विश्वोत्तमा, वही श्रेष्ठ वैद्य है। फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स लेंगे ना यहाँ विद्वान विज्ञान से। एक अजीब थोड़ी सी चीज है कि ये तो एक हिस्सा रहेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स का, लेकिन ये पूरा नहीं है। विज्ञान जो है वो पूरी जानकारी उसके बारे में है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम, इस सूत्र के बारे में वेणुमाधव शास्त्री जी का एक कहना था कि दर्शन का अर्थ लोग करते हैं वो देखना, आंखों से देखना, स्पर्शन स्पर्श करना, और उसमें नाड़ी परीक्षा, उदर परीक्षा वगैरह। फिर श्रवण परीक्षा, गंध परीक्षा, ये छूट जाते हैं। तो उनका कहना है कि उसी में स्पर्शन में ही उनको ले ले। और ये जो क्या बताते हैं, उसकी व्याप्ति बढ़ानी है, इस पर उपलक्षण उस प्रकार से उसको ले लेना है। तो वेणुमाधव शास्त्री जी का कहना था कि उसको अगर उपलक्षण में लेना है तो उसको उपलक्षण में क्यों ले ले इस प्रकार से। दर्शन को छोड़े तो दर्शन का दूसरा एक मतलब शास्त्र इस प्रकार का है। तो दर्शन का मतलब शास्त्र पर से परीक्षा करे, ऐसा है। रोगम एवं एकैकम एवं योनिम एवं उत्थानम वगैरह वगैरह जो चरक मीमांसा 8वें अध्याय में दिया गया है, किस प्रकार से रोग की परीक्षा करनी है, तो ये शास्त्र परीक्षा है, ये विज्ञान है। और फिर उसमें से स्पर्श ले लिया, फिर उसमें बाकी भी शामिल हो जाएंगे, बाकी भी इंद्रियार्थ जो है, एक केवल रस को छोड़कर बाकी सभी इंद्रियों द्वारा खुद परीक्षण करना है, ऐसा उनका कहना था। और वो उपलक्षण में ले लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनामिक्स, ये औषधियों के बारे में एक अंग रहेगा कि उसका किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, उसके बारे में सोचे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही सारे विषय रहेंगे या बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी कि इनके बारे में सोचना जरूरी है। युज समाधौ भावादौ यथायथं घै सन्नहना उपायः ध्यानम संगति युक्ति इत्यादि। तर युक्तिस्थ योजना या तो युज्यते, ये युक्ति के बारे में कहेगा। और वैसे हमारे शास्त्र में युक्ति का एक अहम महत्व इस प्रकार का है। ध्यानम संगति ही उपायः, ये सभी भी योग और जोड़ना, समाधि इस प्रकार का भी मतलब है योग का। तो संगति ध्यान ये भी इसमें अर्थ ले सकते हैं। युक्ति इस प्रकार का भी अर्थ ले सकते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच होना है। अभी मैंने जो कैंसर के बारे में, कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम इस प्रकार का मैं बता रहा हूँ, और मैंने सभी को एक ईमेल भेजा था जिनको मैं इसमें शामिल इस प्रकार से करना चाहता हूँ। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ने अपनी अपनी राय उसमें बताई है, और मुझे संतोष है कि ठीक ढंग से उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि इसमें एलोपैथी वाले लोग क्या मुद्दे उठाएंगे कि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है आयुर्वेद इस प्रकार। तो उनको क्या किस तरीके से जवाब देना है, उन्होंने कुछ उत्तर लिखे हैं उसके बारे में।
और सेजेस जो है, ऋषि मुनि है, उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का है, वो रजस्तमस से मुक्त इस प्रकार के कैसे है, और हर चीज लैब में सिद्ध नहीं हो सकती, बात को आप लैब में नहीं बता सकते, दिखा सकते वगैरह वगैरह। तो काफी अच्छा उन्होंने लिखा है। तो ये युक्ति प्रमाण एक अहम चीज है कि बहुत सारे भावों का विचार करके निर्णय ले पाना, इस प्रकार से चाहे डायग्नोसिस हो चाहे ट्रीटमेंट हो। और मेरे मन में तो वही अर्थ अभिप्रेत है जब मैं होलिस्टिक की बात कर रहा हूँ। सिर्फ बायोप्सी हो गई, एफएनएसी हो गई, एक निदान हो गया और कैंसर मारने के लिए ये सर्जरी करनी है, केमोथेरेपी देनी है, रेडिएशन नहीं है, ये आधी अधूरी चिकित्सा है। अगर उस रास्ते पे जाना भी है तो पहली अहम चिकित्सा कारणों को दूर करो, कारणों को टालो, ये सबसे अहम चिकित्सा है। संक्षिप्त क्रिया है निदान परिवर्तन, इस प्रकार से वो कुछ करने का नहीं और सिर्फ कैंसर सेल का डिस्ट्रक्शन करते रहना, ये वास्तव में चिकित्सा है ही नहीं, है आधी अधूरी इस प्रकार की। तो इसके बारे में पूरे समाज में जागृति होना जरूरी है। तो इस प्रकार का योग करना ये वैद्य गुणों में श्रेष्ठ है। चाहे युक्ति प्रमाण को भी इसमें लिख सकते हैं। तिष्ठत्य पर युक्ति द्रव्य ज्ञानवताम सदा, कि जो द्रव्य ज्ञानवान है उनमें से भी युक्तिज्ञ है वो ऊपर रहता है, उसकी श्रेष्ठता ज्यादा रहती है उसमें, इस प्रकार। इन सभी के बारे में सोचकर किस प्रकार से हम भली भांति संयोग कर पाते हैं। और इसलिए एक कहना ऐसा भी है कि ऋषि मुनियों ने जो संयोग किए उन्हीं का इस्तेमाल करो। अभी जो हम करते हैं वो दातार गुरु जी के हिसाब से वानर वैद्य की है। कि वानर जैसे कुछ भी करता है, उसी प्रकार से कुछ भी द्रव्यों को हम इकट्ठा करते हैं और हम सोचते हैं कि इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा, प्रकृति समसमवाय से काम होता जाता है। लेकिन सभी जगह प्रकृति समसमवाय से काम होता नहीं है। विकृति विषम समवाय, अन्य स्वभाव, कल्पिता नाम वगैरह वगैरह, जो अन्य चार भाव भी उसमें है, और वहां समुदाय प्रभाव तत्व ही समझ लेना चाहिए, ऐसा है। तो समुदाय प्रभाव तत्व बहुत ही अहम चीज है और उसको समझ पाना ये काफी मुश्किल है। एक ऐसा भी है कि जहाँ प्रकृति समसमवाय से हमें जानकारी हो जाती है, वहां कुछ उसका परिणाम बताने की जरूरत नहीं। लेकिन विकृति विषम समवाय या बाकी भावों से कारण अगर समुदाय का प्रभाव निश्चित होता है तो उसके बारे में दिया जाता है। जो फलश्रुति लिखी जाती है, कुछ द्रव्य में संयोग में कुछ भी फलश्रुति नहीं लिखी जाती, थोड़ी सी एक दो रोगों की फलश्रुति लिखी जाती है, और कुछ रोगों में बहुत सारी फलश्रुति लिखी जाती है। तो इतनी बड़ी फलश्रुति देने का मतलब क्या है? तो उसमें कुछ समान अंश रहेगा, इतने इतने रोगों में उपयोग में लाया जाता है, तो उन सभी के पीछे कुछ सूत्र रहेगा, समान धागा इस प्रकार का रहेगा, और फिर उसके आधार पर वो इतने सभी रोगों में काम करता है। अगर हम भली भांति उसको पकड़ पाते हैं तो हम बहुत सारे तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से हमें देखना है, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी जैसा कल्प है, पूरा ही पूरा कल्प अपतर्पण करने वाला है और संतर्पणोक्त लोगों के लिए बहुत अच्छा। तो सभी द्रव्य जो देखेंगे वो सभी अपतर्पण करने वाले, इस प्रकार के अग्नि वायु आकाश इसको बढ़ावा देने वाले, इस प्रकार का है, तिक्त रस का प्राधान्य इस प्रकार का है। और जहां संतर्पणोत्थ विकार है वहां सभी जगह पे आरोग्यवर्धन अच्छा काम करेगी, इस प्रकार से। उसके बिल्कुल विपरीत वसंत कुसुमाकर जैसा योग है, जो संतर्पण जाति वाला है, जहां अपतर्पण से रोग उत्पन्न हुआ है वहां वो भली भांति काम करेगा।
लेकिन चंद्रप्रभा जैसी दवा जो संतर्पण और अपतर्पण इन दोनों का मिलाप इस प्रकार की है, ताप्यादि लोह है, ऐसे काफी योग है जिनमें दोनों का जिक्र किया गया है। तो उनके बारे में हम कैसे समझेंगे, ये अहम चीज इसमें रहेगी। तो योग ये जो बताया गया है ये हमें भली भांति समझ लेना है और फिर उसका सही ढंग से उपयोग करना है, तो ये हमें हो जाएगा। तो विज्ञान शास्त्रम ज्योतिष प्रकाशार्थम, शास्त्र विज्ञान या ज्ञान इस प्रकार का है। और जो मूल ग्रंथ है इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, और विद्या जो है वो गुरु के मुख से आती है और जो कला है उसके बारे में वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, दूसरों से भी पा सकते हैं, ऐसा है। तो ये एक आवश्यक इस प्रकार की चीज होगी। शास्त्र सहित तर्क साधना, जो शास्त्र सहित तर्क है वो साधनों में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो शास्त्र संगत तर्क या शास्त्र सहित तर्क किस प्रकार से होगा ये बताना काफी मुश्किल है। तो सिद्धि अगर हो जाती है तो वैद्य श्रेष्ठ है ऐसा मान लेते हैं, वो कार्य से कारण का अनुमान इस प्रकार का। सिद्धिराख्याति वैद्य गुणे युक्तम विषक्तमम इस प्रकार से। हमारे एक बुजुर्ग गोशम तांबे वैद्य कोकण के रहिवासी, वो डीएस एस या डीएस उनकी उस समय उनकी जो आयुर्वेद प्रवीण इस प्रकार की डिग्री थी, वो होने के बाद अपने गांव चले गए और वैसे अभी कुछ सोचा नहीं था, अपने गांव जाना और फिर आगे प्रैक्टिस के बारे में सोचना ऐसा था। तो गांव में पता चल गया कि इनकी शिक्षा पूरी हो गई है और वापस आ गए, मरी जाए। और वो भी अजीब था, पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया था, उसकी रिएक्शन हुई थी और पूरे बदन पर ये विस्फोटक इस प्रकार के उत्पन्न हुए थे, क्रैश था तो पीड़का थी छोटी छोटी इस प्रकार की। और इनके पास तो कुछ दवा नहीं थी, वे वैसे ही गए थे गांव जाने का, इसलिए वो संभ्रम में रहे कि क्या करूं मैं अभी, मेरे पास दवा नहीं है, ऐसा करके उसको छोड़ दूं या फिर उसको ट्रीट करने की कोशिश करूं। लेकिन मेरे पास दवा नहीं है, तो अगर मैं ट्रीट करूंगा और अपयश प्राप्त हो जाएगा तो पहले ही मेरे में अपयश इस प्रकार का दुष्कृति हो जाएगा। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे इस प्रकार से। और जो कुछ उन्होंने सोचा कि ये विष का परिणाम है, पेनिसिलिन, इसको विष मानकर चलते हैं। तो विषग्न क्या है मेरे पास, तो उस समय फिटकरी घर पे रहते थे, स्फटिक ये जो स्फटिका नहीं काय म्हणतात त्याला, एलम तुरटी, कांशी कषाय कटुकाम्ल कंठ्या केशावर विषग्नि व्रणरोहिणी च, और विषग्नि इस प्रकार का भी उसका है। तो उसकी शुद्धि भी आसान है, उसको सिर्फ भूनना है आग के ऊपर। तो शुद्धि कर ली। हाँ, फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं इसको दवा के रूप में इस्तेमाल करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो स्किन पर है और ये कषाय रसात्मक है, तो स्किन तक पहुंचेगी कैसे, तो कषाय रस तो स्तंभक इस प्रकार का है। फिर उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, अगर सूक्ष्म स्रोतगामी हमें इसको करना है तो उसमें अगरबत्ती की रक्षा डालेंगे, क्योंकि सुखानुबंधी सूक्ष्म सुगंधो रोचनो मृदु, सुगंध जो होता है वो सुखानुबंधी होता है और सूक्ष्म होता है, तो उसमें उन्होंने अगरबत्ती की रक्षा डाली। और फिर ऐसा सोचा कि ये जाएगी वहां स्किन पे, विषग्न काम करेगी, लेकिन दोष संचय को फिर से कोष्ठ में लाना है और बाहर निकालना है। तो एक कषाय रसात्मक होने के कारण फिर से स्तंभन हो जाएगी, तो बाहर कैसे निकलेंगी।
तो उसमें गुड़ डाला और इसकी गोलियां बना के दे दी कि ये फिटकरी की लाही, ये रक्षा, उद्बत्ती की रक्षा, अगरबत्ती की रक्षा, और उसमें गुड़ डालकर गोलियां बनाई और दे दी और वो मरीज ठीक हो गया। तो योजना या तो युज्यते, जो योजना इस प्रकार से की जाती है या तो युज्यते लागू पड़ सकती है। सचैव विषयताम श्रेष्ठ रोगेभ्यः यः प्रमोचयेत्, वही श्रेष्ठ वैद्य है जो रोग से मुक्ति दिलवाता है, इस प्रकार से। तो ये शास्त्र सहित तर्क है, इसका एक अच्छा उदाहरण है कि शास्त्र सहित तर्क किस प्रकार का हो सकता है। मैं भी जब सेकंड ईयर में था तो मेरे बहन के घर गया था, मेरी भांजी 2 बरस की थी और उसको ये रोमांटिका हो गया, बोर हो गया। मेरे पास भी कुछ भी दवाई नहीं थी। और मैं सेकंड ईयर में था। तो वो बोली कि तुम इतने वैद्यों के पास जा रहे हो और पढ़ रहे हो आयुर्वेद, तो तुम कुछ दवा दे दो। मैंने थोड़ा सोचा कि ज्वर में तिक्त रस देना है, ये मुझे मालूम था, और ये रक्त दृष्टि जैसी है तो उसके लिए कुछ करना है। तो क्या हो सकता है, तो नीम का पेड़ था, नीम के पत्ते थे, तो तिक्त रस है और रक्त दृष्टि को दूर करने वाला है, और ये ज्वर में भी काफी अच्छा है, ऐसा सोचकर, और उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ये कड़वा होने पर भी नीम का रस और शहद डाल के उसको पिलाया, दे दिया, पिलाया यानी कि 1 चम्मच ऐसा ही दिया था, ज्यादा देना तो नहीं थी, और लगन तो किया ही था। वो 2 दिन में ठीक हो गई, वो बुखार चला गया और ये रोमांटिका भी कम होती गई और वो ठीक हो गई। बाद में मैंने एक औषधि बाड़ में ये देखा कि रोमांटिका के लिए कड़ू नींबू का रस और शहद ये एक अच्छा उपाय है, इस प्रकार से। तो मैंने तर्क से यह बात जानने की कोशिश की और उस प्रकार के कार्य किया। अगर शास्त्र सहित तर्क है तो वो अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये शास्त्र सहित हुआ या नहीं हुआ, ये शायद चिकित्सा के बाद पता चलेगा आम वैद्यों के लिए। चरकाचार्य का या अत्रेय महर्षि का कहना है, शक्यम अस्माभिः अस्मद्विदेश्च अन्यैः तथा प्रतिविधातुं यथा सिद्धेदेव औषधम् एकान्तेन, कि हमें या हम जैसे वैद्यों को इस प्रकार का निश्चय रहेगा कि जब हम कोई प्रयोग करेंगे, इस प्रकार का कोई उपाय करेंगे, तो निश्चित रूप से औषधि सिद्ध होगी और परिणाम मिलेगा उसका। लेकिन ये सिर्फ हम जैसे वैद्यों के लिए ही हो सकता है। और अग्निवेश से वो कह रहे हैं कि पंचकर्म जो करना है तो फिर उसका संभार व्यापक हुए तो संभार भी जमा करना जरूरी है, इस प्रकार से। और अगर व्यापक होंगे तो वो ट्रीट करने का तुम्हें उपाय मालूम होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये अगर अग्निवेश की बात है तो हम कहाँ रहेंगे? केवल आत्रेय इस प्रकार में सक्षम है, अग्निवेश भी वो मानते नहीं है कि सक्षम है, तो हमारा कुछ ठिकाना ही नहीं है इस सभी में। विना तर्केण या सिद्धि यदृच्छा सिद्धिरेव च, सिद्धिरेव च, सिद्धिरेव सा, ऐसा है। तो तर्क के बिना अगर कुछ सिद्धि होती है तो यदृच्छिक सिद्धि होती है, और इसमें शास्त्र की गलती है, वैद्यों की गलती है, इस प्रकार का कहा जाएगा आगे। और आगे इसकी निंदा भी की गई है चर्चाचार्य या आत्रेय ने। यदृच्छया समापन्न मुत्तार्य भिषका नियतायुषम विषंगमानि व्यंध्याशु, तो यदृच्छा से सिद्धि प्राप्त हुई और वो अपने आप को वैद्य समझने लगा, अच्छा से वैद्य समझने लगा, और फिर शतानि अनियतायुषाम, सैकड़ों अनियतायुष लोगों को वो मार देता है, इस प्रकार से। तो यादृच्छिक सिद्धि नहीं होनी है,
शास्त्र सहित तर्क होना है और वही कारण के रूप में, साधन के रूप में इस्तेमाल में लाना है। तो ये काफी अहम चीज है और तर्क को कभी नहीं छोड़े, शास्त्र सहित तर्क होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और कॉमन सेंस इज अनकॉमन, ये कहा जाता है बहुत बार कि हम बड़े बड़े विचार करते हैं लेकिन छोटी सी बात छोड़ देते हैं इस प्रकार से, और वही जाकर कुछ प्रत्यवाय कर देते हैं। तो उसके बारे में भी सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और हमारे पास दवा नहीं है तो हम किस प्रकार से काम निपटा लेंगे, किस चीज का उपयोग कर सकेंगे। साधन के बारे में उनका ऐसा कहना है कि कर्तुभि कार्याभिनिवृत्तो प्रयतमानस्य यद उपकरणाय उपकल्पते कर्तुः कार्याभिनिवृत्तो प्रयतमानस्य। जो कार्य के लिए प्रयत्न कर रहा है उस कर्ता के लिए जो भी चीज उपयोग में लाई जा सकती है वो साधन है उसके हिसाब से उस अवस्था में। तो हमें रुकना नहीं चाहिए, अरे मेरे पास साधन नहीं है मैं अभी क्या करूं, इस प्रकार से जो साधन साधनीभूत हो सके वो हमें इस्तेमाल करना है। तो ये शास्त्र सहित तर्क इस प्रकार का होना जरूरी है। संप्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रयोजनाना, संप्रतिपत्ति जो है कि झट से निर्णय लेने की क्षमता इसमें है। जो भी परिस्थिति है उसको भली भांति देखकर, हाँ अभी ये चीज यहाँ पे बराबर कारीगर होगी ऐसा सोच पाना। सो काल ज्ञान प्रयोजन, काल का जो ज्ञान है और काल के संबंध जो ज्ञान है उसका प्रयोजन कि किस प्रकार से वहां पे काम करना है, इसमें संप्रतिपत्ति, ये बिरबल वगैरह की जो कथाएं हैं वो संप्रतिपत्ति के अच्छे उदाहरण हैं। शिवाजी महाराज का भी उदाहरण उसी ढंग से बहुत अच्छा उदाहरण है कि इस अवस्था में क्या करें, इस प्रकार की समस्या में किस प्रकार से हल निकाले। चाहे वो आगरा से छूटना है, चाहे शाइस्ते खान से लड़ना है, चाहे विद्याराजे जयसिंह वगैरह से भिड़ना है, इस प्रकार से। तो ये बात समझ लेना जरूरी है कि इस प्रकार की काल ज्ञान जो है उसके मुताबिक क्या करना उचित रहेगा, उस समय में क्या करना उचित रहेगा, ये सबसे अहम चीज रहेगी। और बहुत ही कम व्यक्ति इस प्रकार की पात्रता रखते हैं, इस प्रकार की योग्यता रखते हैं, और वही आगे चले जाते हैं। तो हर समय हमें जागरूक रहना है और इस काल में, इस अवस्था में क्या करना है उसके बारे में मुझे सोचना है। चाहे योग्य भी चीज है लेकिन उस समय में कारीगर नहीं है तो उसको छोड़ना है। अकाल और काल ऐसे दो बताते हैं कि कुछ हमें बोलना है और वो समय अनुकूल नहीं है उस समय तो नहीं बोलना है, और अगर अनुकूल है तो उसी समय बोलना है, बाद में बोलने से कोई मतलब नहीं रहेगा। जो सिद्धि होनी चाहिए वो सिद्धि उस समय प्रकार से नहीं होगी। तो संप्रतिपत्ति होना, उस समय में क्या करना है उसका बिल्कुल अच्छा ज्ञान होना, गलती रहित इस प्रकार का ज्ञान होना, ये एक अहम चीज है और उसके बारे में हमें सोचना है। तो सद्यकालीन जो आयुर्वेद की स्थिति है उसमें आयुर्वेद को पॉपुलर करना आवश्यक है या वैद्यों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है? निस्संशय वैद्यों की संख्या बढ़ाना ही आवश्यक है। आयुर्वेद को पॉपुलर भी करना है लेकिन स्वस्थ वृत्ति के लिए आयुर्वेद को पॉपुलर करो, जिससे स्वास्थ्य बना रहे उसके लिए आयुर्वेद को पॉपुलर करो। वो लोग करते नहीं है क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। दूसरा व्यक्ति अगर ये दिनचर्या ऋतुचर्या स्वस्थ वृत्ति का पालन करे और बीमारी नहीं हो तो हमें क्या फायदा मिलने वाला है उसका?
इस दृष्टि से कोई उसमें जा नहीं रहा। और दूसरी चीज है, जो वैद्य है, जो अच्छे चिकित्सक है, उनको फुर्सत ही नहीं है ये सब करने के लिए। वो तो डूबे हुए हैं, उनके इसमें ही डूबे हुए इस प्रकार के हैं। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में हमें सोचना जरूरी होगा। अव्यवसाय कालातिपत्ति हेतुना, अगर व्यवसाय का मतलब निश्चय इस प्रकार का, तो कालातिपत्ति यानी कि समय निकल जाना। अगर हम निश्चय नहीं कर पाते हैं कि ये करना है वो करना है, तो समय तो जाता ही रहता है। और फिर जो काम वहां उस समय करना था वो हमने किया नहीं, संप्रतिपत्ति होनी चाहिए थी उस समय में। फिर बाद में पछताने की नौबत आ जाती है कि उस समय में ये करना चाहिए था वास्तव में, लेकिन किया नहीं, अब इसके लिए भुगतना पड़ रहा है। तो काल निकल जाता है, उसके लिए जो योग्य काल इस प्रकार का है वो निकल जाता है, अगर हमारा निश्चय नहीं हो पाता है कि मुझे अभी यही करना है इस प्रकार से। तो ये संभ्रमावस्था इस प्रकार की है, ये करूं या वो करूं वगैरह वगैरह इस प्रकार से बहुत सारे कार्य दिख रहे हैं सामने। तो उसके बारे में प्रायोरिटी क्या है ये समझ लेना जरूरी है। एक कार्य के ऊपर दूसरा कार्य निर्भर है तो भी देख लेना चाहिए। ये दूसरा गौण है और ये मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य करते रहेंगे तो गौण कार्य होता रहेगा। एक हम वैद्यों का निर्माण करेंगे, अच्छे वैद्य निर्माण करेंगे तो शिक्षा सुधरेगी, आयुर्वेद की शिक्षा सुधरेगी, आयुर्वेद की प्रैक्टिस बढ़ेगी, जनमानस उससे आधार पर बदलता जाएगा और विश्व के स्तर पर आयुर्वेद के ऊपर आने का अवसर मिलेगा इस प्रकार से। तो एक ही चीज करने से बहुत सारे फायदे उसमें हो जाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है उसके बारे में हमें सोचना है और फिर उसी को लेकर आगे चलना है। सोच विचार पूर्वक आगे कदम उठाने हैं इस प्रकार। दुर्भाग्य की बात यह है कि आयुर्वेद में इस प्रकार के सर्वांगीण विचार करने वाले वैद्य बहुत ही कम है। कोलटकर सर का यह प्रयास रहा है कि सभी दृष्टि से विचार करते थे और फिर उस समय में क्या करना उचित है उसके बारे में सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। मैं उनके और मामा जोशी के साथ आयुर्वेद महासम्मेलन के अधिवेशन में गया था उस जमाने में जब मैं पढ़ रहा था। हाँ, वहां जाने के बाद पता चला कि यहाँ तो कुछ नहीं है। कहाँ है भारत भर में वैद्य कि जो इसके बारे में सोच सकते हैं, कुछ कर रहे हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार से जाना शायद समय गंवाना और श्रम कर लेना इतना ही है। लेकिन फिर भी अगर हम देश के स्तर पर या विश्व के स्तर पर उभर आना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता रहती है। हमारा मकसद क्या है इसके आधार पर उसके बारे में सोचना। तो उस समय ट्रेन से ही सब प्रवास होता था, सेकंड क्लास में चलते थे और बहुत सारी दिक्कतें होती थी। फिर भी उस जमाने में जब
युवा रहते हैं तो उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता था, उस श्रम का असर नहीं पड़ता था। अभी तो काफी सुविधाएं उपलब्ध है और अभी वैद्य समूह बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के परिषद वगैरह जो है वो काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वैद्य प्रैक्टिस करने वाले इस प्रकार के हैं, उनके अनुभव है। तो अभी के परिसंवादों में कुछ ना कुछ मिलता है। वैसे 20 बरस पूर्व सेमिनार्स में कुछ भी हासिल नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा ये आदमी यहाँ पे काम कर रहा है इतनी जानकारी हो जाती थी, और अगर उसकी कुछ खासियत है तो उसके बारे में कुछ पता चलता था। लेकिन हम निकले एक्चुअली अव्यवसाय कालातिपत्ति हेतु नाम। जो काम जिस समय में करना है वो अगर नहीं करेंगे, निश्चय नहीं कर पाएंगे क्या करना है, तो ये भी मुसीबत है। तो उसके बारे में गहराई में जाकर सोचना है। दुष्टकर्मता निस्संशय कराना, उसके बिल्कुल विपरीत अगर दुष्टकर्मता इस प्रकार की है कि जो भी कुछ करना है वो हमने देखा है इस प्रकार से इस प्रकार से होता है, ऐसा देखा है, तो हमारे मन में संदेह नहीं रहेगा, अरे ये करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वगैरह। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद प्रत्यक्ष पर शास्त्र है, और अगर हम जब तक देखेंगे नहीं कि इस प्रकार से मरीज ठीक होते हैं, इस कर्म से ठीक होते हैं वगैरह, तब तक हमें उसमें निश्चय नहीं होगा, उसमें संशय रहेगा। और एक बार देख लिया या कई बार देख लिया तो हमें निश्चय हो जाता है कि हाँ ठीक है, इस प्रकार से अगर करते हैं तो इसका फायदा जरूर मिलने वाला इस प्रकार का है, और ये सिद्ध होने वाला है इस प्रकार से। तो ये अहम चीज है। असमर्थता भय कराना, असामर्थ्य होना, ये भयकर भावों में सबसे श्रेष्ठ है इस प्रकार का। ये भी एक बहुत अहम इस प्रकार का है। जो अभी स्ट्रेस बढ़ता है और फिर उसके आगे डिप्रेशन इस प्रकार का हो जाता है, उसके पीछे ये असमर्थता, मैं कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, और कभी कुछ फल इसमें से निकलने वाला नहीं है, ये अगर हम सोचेंगे तो भय छा जाएगा। और भय छा जाने पर ओजक्षीण इस प्रकार का हो जाएगा और ये और डूबता जाएगा। और फिर अभी जैसे कोविड-19 की भय से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये भय निर्माण होना, असमर्थता उसका मूल कारण है। अगले हफ्ते सोमवार को इसके बारे में ज्यादा जिक्र करेंगे, तो मुझे फिर से एक बार इसके बारे में बता देना, तो आगे जाएंगे। तो यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। जय श्री राम। राम जन्मभूमि का शिलान्यास है। तो ठीक है।